नमस्कार आप सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। मंडे 18 ऑफ अगस्त को आपका क्लास 11th का सेट का एग्जाम है, तो उसका सैम्पल पेपर देख लीजिए। इससे पहले आप पिछले साल का जो जुलाई का सेट का पेपर हुआ है वो भी आप देख सकते हो, उसके भी सैम्पल पेपर डाले गए थे। तो आप ये इस चैनल में जाके वहां से देख सकते हो, तो और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और सॉल्व पेपर भी है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपका यूनिट 1 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, उसको ब्लॉक डायग्राम के द्वारा बताएं। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है किसी भी तरह की कैलकुलेशन या गणना करना। इसे हम कंप्यूटर बोलते हैं या कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये आपके किन किन से बनता है, ये इनपुट से बनता है, आपका सीपीयू से बनता है और आउटपुट यूनिट से बनता है। इनपुट से डाटा को दिया जाता है, ऐसे करके डायग्राम होगा आपकी बुक में, ठीक है। ये आपका सीपीयू है। अब सीपीयू में 3 सेशंस होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। इन सबके फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए, बता देती हूँ मैं आपको। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू होते हैं आपके कंट्रोल यूनिट्स और एमयू होते हैं मेमोरी यूनिट्स। और नेक्स्ट लास्ट में हमें जो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें आउटपुट के द्वारा मिलती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, ये 5 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में क्या फर्क है। रैम और रोम क्या है, मेन मेमोरीज है हमारी। रैम का पूरा नाम रैंडम असेस मेमोरी। मैंने 2 डिफरेंस बताए हैं, बाकी के आप वीडियो से तैयार कर सकते हैं, ये टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है। तो रैम क्या होता है, रैंडम असेस मेमोरी होता है और ये वॉलेटाइल होता है। अब रैम में ए आता है, इसका उल्टा कर लो वी, तो वी से याद रखो वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब कि बिजली से काम करता है, बिजली होगी और बिजली जाएगी तो उसका डाटा लॉस होने का डर होता है। वेयर जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें जो मेमोरी है सिर्फ पढ़ी जाती है, इसमें कुछ लिखा नहीं जाता। और ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, इसको बिजली से कोई फर्क नहीं पड़ता। रैम आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है, रोम की तुलना में रैम की तुलना में जो रोम है वो थोड़ी कम होती है। रैम के आगे फर्दर 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम है और डायनेमिक रैम है। जो रोम है वो आगे 2 टाइप का होता है, पी रोम है, ईपी रोम है, ईईपी रोम है, तो 3 टाइप का हो गया। ठीक, तो ऐसे आप ये डिफरेंस तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को किसी भी तरह का डाटा देते हो ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके। तो ये कुछ 5 इनपुट डिवाइस मैंने लेके, आप कोई भी 5 तैयार कर सकते हो सकता है नाम नाम लिखने आ जाए 2 नंबर में, और हो सकता है इन सबको एक्सप्लेन करना आ जाए। तो कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड आपका, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स एंड वेबकैम। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 5। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस जिनके द्वारा हम आउटपुट लेते हैं, मतलब जो भी हमने डाटा दिया है उसकी जो प्राप्त इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट के द्वारा मिलेगी। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे हाथ में हो हार्ड कॉपी के रूप में, वो हम देख सकते हैं, वो आपके आउटपुट्स हैं। तो अब आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो 5 कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका मॉनिटर, फिर है आपके प्रिंटर्स, फिर आपके सॉरी फिर आपके हैं स्पीकर्स, प्लॉटर्स एंड प्रोजेक्टर्स। तो ये 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक तरह की मेमोरी ही होती है, पर इन्हें डायरेक्ट असेस नहीं होता मेमोरी के साथ। तो ये जो है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, हार्ड डिस्क होता है आपका, एसएसडी है, सीडी है, डीवीडी है, यूएसबी है, इसके अलावा फ्लैश ड्राइव्स हैं। तो आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे से वीडियो में इन सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये आमतौर पे यूं ही पता कोई भी पूछ लेता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या होता है डाटा में, डाटा जो होता है रॉ डाटा होता है, डाटा को हम रॉ बोलते हैं, एक कच्चा चीज, ठीक। और ये किस शब्द से लिया गया है, ये डेटम शब्द से लिया गया है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। वेराज इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन एक नॉलेज है, एक मतलब आपके डाटा के द्वारा एक ऐसी भाषा जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी अन्य कार्य को करने के लिए, एक अच्छी जानकारी हो गई, ठीक। तो इसको हमने कौन से शब्द से लिया है, इन्फॉर्मे से। तो ये डेटम और इन्फॉर्मे आपका आ सकता है 1 नंबर में। नेक्स्ट आपका 7th देख लेते हैं, एक्सप्लेन वेरियस मेमोरी यूनिट्स टू रिप्रेजेंट डाटा। अब डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मेमोरी यूनिट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आने चाहिए आपको। बिट है, बाइट है। बिट क्या है? सबसे छोटी इकाई। एक नंबर में आ सकती है कि सबसे छोटी इकाई मेमोरी की कौन सी होती है, तो वो बिट होती है। बिट में सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। बाइट जो होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। निब्बल आपकी 4 बिट्स के बराबर होती है। ऐसे ही किलो बाइट हैं आपके, वो 2 की पावर 10 बाइट्स होती हैं। ऐसे मेगा बाइट हैं, वो 2 की पावर 10 आपकी किलो बाइट्स होती हैं, केबी। ऐसे ही गीगा बाइट 2 की पावर 10 एमबी। ऐसे टेरा, ऐसे ऐसे करके आप याद कर सकते हो, पूरा एक टेबल बना हुआ है। आगे आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपके कोडिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट है आपका 8, एक्सप्लेन वेरियस नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है आपको। आपको इसकी कन्वर्जन्स भी देखनी है। मैंने वो यहाँ नहीं लिखी है, पर जब मैंने वीडियो में कराई है तो मैंने बोला है कि आपको कन्वर्जन्स अच्छे से करनी है। तो कोई भी कन्वर्जन आ सकती है आपको, हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आ जाए भी, ये ऐसे कन्वर्ट होगा तो इसका उत्तर क्या रहेगा। ठीक, तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी जो बेस वैल्यू 2 पे होती है, ऑक्टल जो बेस वैल्यू 8 पे होता है, डेसिमल जो बेस वैल्यू 10 होती है, और हेक्साडेसिमल जो बेस वैल्यू 16 होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ BCD, स्काई एंड EBCDIC। 3 तरह की फुल फॉर्म्स हैं जो हमारे कोडिंग सिस्टम है, ये वो हैं। तो BCD क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और ये 8421 कोड से जाना जाता है। आगे है स्काई, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ठीक, नेक्स्ट आपके कन्वर्जन्स हैं, वो आप खुद से करोगे, मैंने इसमें नहीं लिखा है। आगे 10th आप देख लीजिए, व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मैथ्स है। मैंने एक शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब औसत, औसत निकालना। किसी भी चीज का औसत कैसे निकलता है? जो भी वैल्यू दी हो आप उन सबको प्लस करोगे, और जितनी वैल्यू है, नंबर जो है, उससे उसको डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे, तो आपका औसत निकल जाएगा। औसत मीन कहलाता है। आगे आपका मीडियन, मीडियन का मतलब होता है कि आप सारी वैल्यू को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में लिख लोगे, और फिर उसमें जो मिडल वैल्यू होगी, जो बीच की वैल्यू होगी, उसको निकाल लोगे। आगे आता है आपका मॉड। मॉड में आप वो वैल्यू लिखते हो जो नंबर जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो मॉड बन जाता है। तो ये 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ये अलग से 2-2 नंबर में आ सकते हैं या इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। आगे आपका नेक्स्ट आता है व्हाट इज एल्गोरिथम एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। तो जो बच्चे लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ये अभी हाल ही में मैंने ये वीडियो डाली, क्योंकि ये मिसिंग था पिछले साल से, कि एल्गोरिथम क्या होता है और एक एल्गोरिथम की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी चीज को जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, तो वो आपका एल्गोरिथम कहलाता है। अब एक एल्गोरिथम की अच्छी कैटेगरीज क्या होंगी, क्या क्या विशेषताएं हैं जो एल्गोरिथम में होनी चाहिए, तो मैंने विशेषताएं लिख दी हैं, इंग्लिश में है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ सकते हैं साथ में। जैसे पहला है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट। जो भी एल्गोरिथम आप लिखो वो एकदम स्पष्ट लिखो। फिर उस एल्गोरिथम में आपको अच्छे से इनपुट बताना है, उसको आउटपुट बताना है। आगे आता है आपका फाइनाइटनेस। इसका मतलब होता है कि एक लिमिट में उनके जो स्टेप्स हैं, एक सीमित में स्टेप्स जो है वो खत्म होने चाहिए, स्टेप्स की एक संख्या सीमित होनी चाहिए। आगे है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है कि संभव। लाइक आपका वो जो एल्गोरिथम है, क्या वो संभव है? मतलब ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हो जो संभव ही ना हो चीज, और आप लग गए हो उसको करने के लिए। आखिरी जो एक एल्गोरिथम में चीज होनी चाहिए वो है इंडिपेंडेंट। आपका जो एल्गोरिथम है वो किसी भी भाषा पे निर्धारित नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट, जो आपको समझ में आए और सामने वाले को समझ आ जाए, उस भाषा में ही आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट सिंबल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम्स के लिए भी। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की। जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, अगर अब आपको उसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हो। ठीक, अब इसमें जो सिंबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ये नहीं है, ये कुछ भी वर्ड नहीं है। तो स्टार्ट है, स्टॉप है। ये स्टार्ट और स्टॉप एक ही सिंबल होता है, अंडाकार ओवल शेप बोलते हैं इसको। आगे है इनपुट और आउटपुट, इनका भी सेम ही सिंबल होता है। इसे प्रोसेसिंग भी बोल देते हैं। ये पैरेललोग्राम के रूप में होता है। ठीक, आगे है आपके प्रोसेसिंग। अच्छा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हो गया। आगे है प्रोसेसिंग सिंबल्स, ये वाला।
प्रोसेसिंग का मतलब जिसमें आप मेन काम करोगे, कोई भी गुना, भाग, जोड़ना, घटना कर रहे हो वो इस प्रोसेसिंग में आएगा। ये आयताकार का होता है, मतलब रेक्टेंगल शेप का होता है। आगे हैं आपके डिसीजन। डिसीजन आपका ऐसे डायमंड शेप में होता है, इसमें आप अपना क्वेश्चन मार्क वाला काम करते हो कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो यहाँ जाएगा। आगे है फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन सिंपल आपकी एरो लाइन्स होती हैं जो एक एक डब्बे को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। ठीक, इनपुट आउटपुट कैसे होता है आपको दिखा देती हूँ। इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं, ऐसे टेढ़ा होता है ये। ऐसे ही जो आपका स्टार्ट और स्टॉप है वो ऐसे ओवल शेप में होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल को हमने पढ़ लिया है, तो मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल आपका क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, स्टेप्स होते हैं एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, मतलब एक सीक्वेंस में चीजों को चलाया जाता है। तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो 3 प्रकार का होता है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। सीक्वेंस का मतलब 1 2 3 4, एक सीक्वेंस में चलना। सिलेक्शन का मतलब किसी स्पेसिफिक को हम चुन लेते हैं, बस उसी को ही फिर हम चलाते हैं। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, इसको बोलते हैं रिपीटेशन, किसी चीज को बार बार रिपीट करना हो, जैसे कोई लूप हो, आपको उसको 10 बार चलाना है तो आप रिपीटेशन का यूज करते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने वीडियोस अच्छे से देखी हैं उनको बार बार बोला गया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस कर लीजिए। इससे पहले आपको एक और बात बता देती हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। वो होती हैं जो ह्यूमन रीडेबल होते हैं, जो इंसान अच्छे से लिख पढ़ समझ सकता है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे आते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में बदलता है जिसे मशीन समझती है, वेयर एज जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन करके मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक, जो कंपाइलर है वो आपका वो मेमोरी में जो है अधिक स्पेस लेता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा है, पूरे प्रोग्राम को कर रहा है, अब एरर आ गया तो उसने जगह तो ले ही ली मेमोरी में। वेयर एज इंटरप्रेटर एक एक स्टेप करता है, इसलिए मेमोरी में जो जगह है वो कम से कम लेता है। ठीक, कंपाइलर में जो भी एरर आते हैं उसे हम पता लगा के हटा सकते हैं, जबकि इंटरप्रेटर में प्रत्येक लाइन पे एक एक प्रदर्शित होता है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वहां समय लगता है इंटरप्रेटर में। कंपाइलर जल्दी जल्दी काम कर देते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप वीडियोस रेफर कर सकते हो। आगे नेक्स्ट है व्हाट आर एरर्स। एरर्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को जब आप लिखते हो तो उसमें कोई भी गलती जो होती है वो एरर कहलाती है। ठीक, तो 3 तरह के एरर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर वो होते हैं जो भाषा को सही से नहीं लिखते, जैसे ग्रामर है, अगर हिंदी या इंग्लिश ग्रामर में आप कोई गलती करते हो तो उसमें नंबर कटते हैं, तो सेम वैसे ही सिंटैक्स होता है। जो भी प्रोग्रामिंग भाषा होती है, अगर उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को हम फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक, आगे होता है लॉजिक एरर। लॉजिकल एरर का मतलब होता है कि लॉजिक में गलती है, मतलब जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो गलत लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई नंबर लिया और उसको 0 के साथ भाग कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया 0 से, तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, वो एक लूप में चला जाएगा इन्फिनिटी की, और आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा और आपको एरर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे को लॉजिकल एरर बोलते हैं। आगे होता है रन टाइम एरर। जब आप पूरा प्रोग्राम का कोड रन करते हो तब उस समय जो एरर आते हैं उन्हें आप रन टाइम एरर्स बोलते हो। ठीक है, आगे है आपका व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन ऊप्स। अच्छा, इसकी स्लाइड्स बनी हुई हैं पर मैंने अभी तक वीडियो डाली नहीं है, तो होपफुली पेपर से पहले शायद मिल जाए आपको। व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऊप्स का मतलब एक लैंग्वेज है सी प्लस प्लस की, जिसे ऊप्स की फुल फॉर्म है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक, अब इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एक बार ऐसे ही समझ लीजिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक कोड हमने बना दिया जिसे हम बेस बोलते हैं और उसको हम बार बार आगे यूज करते हैं डेराइव क्लासेस में, तो इसे हम रीयूजेबल कोड बोलते हैं, मतलब कोड को बार बार यूज करना, तो इससे हमारा समय और मेमोरी दोनों चीजें बचती हैं। ठीक, अगला है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है, ये ऐसे पॉली लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मोर, बहुत सारी, और जो मॉर्फिज्म है उसका मतलब होता है फॉर्म्स, तो इनसे कुल मिला के हम बोलते हैं मैनी फॉर्म्स। ठीक है, ये मैनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का होता है कि जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो उसे आप पॉलीमॉर्फिज्म्स बोलते हो। ठीक, अगला है आपका व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो गया।
एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके फर्दर फंक्शंस क्या होते हैं, तो आराम से समझिए। इसको कुछ आपको ऐसा जरूरत नहीं है कि रट्टा लगाना है। देखिए, कंप्यूटर की जो भाषा है वो बाइनरी भाषा है। हम जो इंसानों की भाषा है वो हिंदी या इंग्लिश भाषा है, वो कंप्यूटर को नहीं आती। और कंप्यूटर की 0-1 की भाषा हमको नहीं आती। तो दोनों लोगों को अपनी अपनी भाषा में संचार करने के लिए, कम्युनिकेशन बिठाने के लिए, काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। कंप्यूटर को इंसान, जो हमारी भाषा होती है उसे कंप्यूटर की भाषा में बदल देता है और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में बदल के हमें दिखाता है। तो अंदर का हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अब आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। तो आप जब फोन को ऑन ऑफ करते हो या रीस्टार्ट कर रहे हो या ऑफ करके दोबारा से ऑन कर रहे हो, तो आपके फोन पे एंड्रॉइड लिखा हुआ आता है। तो वो क्या है, आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे एप्पल लिखा हुआ आता है तो वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही जब आप अपने लैब्स के सिस्टम को जब सुबह आते हो लैब में और ऑन करते हो उसको या बंद करते हो, तो विंडोज लिखा हुआ आता है। तो लैब के जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर्स पे कुछ भी नहीं होगा, वो एक डब्बे की तरह काम करेंगे। ठीक है, आगे है आपके वेरियस फंक्शंस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस कौन से हैं, तो कुछ मैंने लिखे हैं, आप नाम याद कर सकते हो, आगे आप अपने आप लिख सकते हो। प्रोसेस मैनेजमेंट, कोई भी जो प्रोसेस हो रही है उसको मैनेज करना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगला काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब जो भी मेमोरी है, जो किसको कितनी मेमोरी देनी है, कैसे देनी है, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। आगे है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कौन सा जो रिसोर्स है, जो भी डिवाइस है उसका यूज करना है। इनपुट आउटपुट को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। एरर जो देने हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। जब हमारा कोई प्रोग्राम नहीं चलता या कुछ है तो वो नीचे कुछ भी एरर आता है, या सपोज प्रिंटर नहीं कनेक्ट हो रहा, तो जो भी मैसेज आते हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो और भी है इसमें मैनेजमेंट के, आप इसके लिए वीडियो को कर सकते हो पर अभी मैंने डाली नहीं है। एक क्लास 11th ही है जिसका यूनिट 2 मिसिंग है, बाकी बाकी सभी क्लासेस के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट है। तो ये भी आपको जल्दी आने वाले टाइम में मिल जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपकी तैयारी यहीं हो जाए। अगला है आपका व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब एक ही इंसान यूज कर रहा है। मल्टीटास्किंग भी कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम काम, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ही टाइम पे दो काम हो सकते हैं। सपोज आप गाने भी सुन सकते हो और वर्ड में काम भी कर सकते हो, तो वो मल्टीटास्किंग हो गया। आगे है मल्टी यूजर, मतलब एक से ज्यादा लोग उसको ऊपर काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग, अब समय जो है उसको डिवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे NOS भी बोलते हैं, तो नेटवर्किंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। बस नेम्स याद कर लीजिए आप, बाकी ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा। आगे है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंपोनेंट्स यूज इन नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क एक तरह का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है जिसमें हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं, उसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद उसके अंदर काम करते हैं। ठीक, अब कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, एक बीच का मीडियम होना चाहिए कि आप कैसे करोगे। फिर डिवाइसेस होने चाहिए और प्रोटोकॉल होना चाहिए। जब भी आप नेटवर्किंग की बात करोगे तो वो प्रोटोकॉल पे चलेगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक, आगे आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फुल फॉर्म्स इनकी मैंने लिख दी है पर आपको पता होना चाहिए सब। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में 4 टाइप होते हैं। पहला है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जब आप अपने एक लैपटॉप या एक सिस्टम के साथ बैठे हो। आगे है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे आपकी लैब्स हैं या स्कूल्स हैं जिसमें 3-4 कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, 10-20 कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, तो लोकल एरिया में है। आगे है मैन, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, ये दो बिल्डिंग्स के बीच में नेटवर्किंग बनाता है। आगे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक्स्ट्रा है। ठीक, ये जो नोट्स हैं ये फोन पे ही बनाए गए हैं समय की इश्यूज की वजह से। आगे है आपका व्हाट इज रिपीटर, हब, स्विच एंड राउटर। ये नेटवर्किंग में काम आने की चीज होती हैं, ये एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं। तो रिपीटर्स क्या होते हैं, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है और राउटर क्या होते हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जगह नहीं थी यहाँ पे ज्यादा लिखने के लिए, तो आप ये इसके लिए गूगल कर सकते हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके रिपीटर्स और राउटर्स।
ठीक, दो नेटवर्क्स को जब आप जोड़ते हो तो इन सब डिवाइसेस की आपको जरूरत पड़ती है। आगे आपका व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो भी है ये ऑलमोस्ट 80% टू 70% पेपर रिपीट होगा। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होते हैं, जब आप नेटवर्क को जोड़ते हो तो उसमें भी एक डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स के वे में आप नेटवर्क्स को जोड़ सकते हो। ठीक, तो उसके लिए क्या क्या होता है, मैश टोपोलॉजी होती है, मैश में आपके सभी सबके साथ जुड़े होंगे। फिर आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है, फिर बस होती है, आगे है आपका स्टार, ये स्टार के रूप में ही होता है, बस में एक लाइन के द्वारा ही सब जुड़े होते हैं और उसी में ही आपका काम चलता है। अगर एक वो लाइन खराब हो जाए तो वो सारे सिस्टम्स आपके जवाब दे देते हैं। ठीक, और स्टार टोपोलॉजी में स्टार की तरह होते हैं और आखिरी में है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्टिव होती है वो आपकी मैश टोपोलॉजी होती है। इसमें खर्चा तो ज़्यादा होता है पर अगर एक सिस्टम खराब हो जाए तो बाकी किसी के सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे है व्हाट इज़ आईपी एड्रेस एंड डिफरेंट क्लासेस, स्किल का आपका ये लास्ट टॉपिक है। इसमें आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस आपका जब भी आप, इसका पूरा नाम है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक, तो मतलब एक ही यूनिक एड्रेस होता है जब भी आप इंटरनेट पे काम करते हो तो इसे आप आईपी एड्रेसेस बोलते हो। जब इंटरनेट के द्वारा आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो या कुछ है तो सबके आईपी एड्रेसेस हैं, उसी पे ही काम होगा, उसी पे ही एक कम्युनिकेशन बनेगा आपका। ठीक, इसकी 5 क्लासेस होती हैं। क्लास ए में 0 से 127 वैल्यूज आती हैं, क्लास बी में 128 से 191, क्लास सी में 192 से 223, क्लास डी में 224 से 239 और क्लास ई में 240 है। ये 246 नहीं है, मिसप्रिंट हुआ हुआ है, 240 से 255। ठीक है, ये आपका था आपके सेट का सिलेबस का। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा। आगे एम्प्लॉयबिलिटी के 2-3 टॉपिक्स देख लेते हैं। ऑलरेडी आप 9th-10th में एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ चुके हो, सेम वही है 12th तक। तो एम्प्लॉयबिलिटी में सबसे पहला व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है। कोई दो लोग बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं और उन दोनों को एक दूसरे की समझ आ रही है, एक लिसनर है एक स्पीकर है, तो आपकी कम्युनिकेशन मैनेज हो जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का हो सकता है, लिख कर हो सकता है, सुनकर हो सकता है, वर्बल नॉन वर्बल हो गए, देख कर हो सकता है ना, जिसे विजुअल बोलते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 C's, ये सैट के पेपर में और फाइनल पेपर में कई बार देखने को मिला है। 7 C's आपके 7 C होते हैं। आप एम्प्लॉयबिलिटी की एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, फाइनल एग्जाम्स में प्रिपरेशन के लिए बनाई थी। आप उसमें उसको पूरा मत देखना क्योंकि उसमें 4 यूनिट हैं, आप उसको सिर्फ 2 यूनिट तक, सेल्फ मैनेजमेंट तक आप उसको देख सकते हो। महज 5 या 10 मिनट लगेंगे आपको, आपकी तैयारी हो जाएगी, आंसर्स के साथ है। आगे है आपका व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, अपने आप को कैसे मैनेज करना। ठीक, आगे आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, हर चीज के लिए अवेयर रहना, अवगत रहना। ठीक, उसे अवेयरनेस कहते हैं। इसमें आप गोल्स भी पढ़ सकते हो, गोल्स क्या होता है, अल्टीमेट गोल जो आप बनना चाहते हो उसे आप गोल्स बोलते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, आपको ये वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहे और सैट एग्जाम के लिए मंडे 18th of August के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।